हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंघोरी एजुकेशन। हम साइंस पढ़ रहे थे और साइंस का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, और केमिकल इक्वेशंस को लिखा कैसे जाता है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स। आज की क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं और उन टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग रेडी हो गए होंगे, पहले का अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसमें आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आगे आज हम शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ द इक्वेशन के अंदर हमारे इसमें 6-7 टाइप्स गिवन है। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिक्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सेवंथ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम इन सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, ये दोनों सिमिलर्स ही हैं, कुछ मतलब एक दूसरे को लिंक करते हुए पढ़ना है हमें। मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ कि जिससे पढ़ाई आपकी इजी हो जाएगी, आपको जल्दी याद होगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। आप चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इन दोनों को लिंक करके बताऊंगी। लिंक करके मतलब ये इससे कैसे सिमिलर है या कैसे अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर भी हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। इससे क्या होगा, अगर आपने एक रिएक्शन याद कर ली है तो आपको दूसरी रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपका टाइम बचेगा और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लिंक करते हुए पढ़ो, चीज़ों को लिंक करते हुए एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ाई करके करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए पढ़ाई, और पढ़ाई खेल खेल में हो जाएगी आपकी। तो शुरू करें। पहला है कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि when two or more reactants combined and form one single product called combinational reaction। जब कोई दो प्रोडक्ट्स हैं, जब कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो कॉम्बिनेशनल रिएक्शन कहते हैं। ये तो रटने वाली डेफिनेशन हो गई। आई थिंक अभी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला क्या है, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि दो रिएक्टेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा, और मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये याद रख लो कि कॉम्बिनेशनल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एक होगा, प्रोडक्ट हमेशा एक होगा। रिएक्टेंट आपके कितने भी हो सकते हैं, एक एक तो नहीं, ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स बोले हैं मैंने, तो दो तो मिनिमम होंगे ही होंगे, दो तीन चार कितने भी रिएक्टेंट्स हो तो प्रोडक्ट हमेशा एक होगा। मान लो हम इसे एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक रिएक्टेंट ये है, एक ये, और मिलके दे रहा है सी, प्रोडक्ट एक रहेगा। ये कितने भी हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन लास्ट में हमें मिलेगा एक ही प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन तो समझ में आ रहा है, वर्ड ही ऐसा है, कंबाइन हो रहे हैं। तो कॉम्बिनेशनल रिएक्शन समझ में आई, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये तो आपने ऐसे एग्जांपल ले लिए। अब कुछ कार्बन सी, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए, इसकी CO2, ये रिएक्शन किसकी हो गई, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन। अब एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, मिलके फॉर्म हुआ वाटर। वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई है, ये वाटर फॉर्मेशन। इन दोनों रिएक्शंस में देखो क्या है, ये कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्यों है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमेशा एक, ये होती है कॉम्बिनेशनल रिएक्शंस। ये दोनों एग्जांपल्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशनल अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो कंबाइन, या फिर लिख लो एडिशनल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, जहां चीजें ऐड होके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा। तो आई थिंक कॉम्बिनेशनल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कैसे, ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन में टूट रहे हैं। यहाँ दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स, सॉरी एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। उसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट एक था,
और इसके अंदर प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा होंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि A gives B plus C, A gives B plus C, उसके अंदर हमारा क्या था, A plus B gives C, वहाँ डिकम्पोजिशन में क्या होगा, A gives B plus C। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे चीजें टूटती हैं, वहां चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, एक बार ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा कि कार्बन का जलना कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पानी का बनना कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ये एग्जाम्पल एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट जो इक्वेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिएक्शंस नोट कर ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट करें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा वो टूटेगा और कोई 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बात ये है, कुछ पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी बात आगे थी, जैसे कि gives CaO plus CO2. CO2 is carbon dioxide, CaCO3 is ठीक है, ये रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन में क्या था, मैंने कहा था चीजें टूटेंगी, CaCO3 टूटा CaO और CO2 में। अब बात ये हो गई, ये टूट तो रहा है, पर टूटने के लिए हमें कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ऑब्वियसली कोई भी चीज रखे रखे तो टूट नहीं सकती ना, उसे कुछ ना कोई चीज एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब क्या एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो कंपाउंड है वो टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे हमें। जो एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है उसी बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट्स में आगे और डिवाइड हो जाती है। पहला तो है हीट, या फिर हम कह सकते हैं थर्मल। सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रोलिटिक, कुछ भी इसमें आप बोल सकते हैं। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोलिटिक। थर्ड इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, अब जो भी हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो 3 तरह की हो सकती है एनर्जी। फर्स्ट इज हम उसे हीट प्रोवाइड कराएं, हीट प्रोवाइड कराएंगे तो उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड इज हम उसे अगर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराएं तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड इज लाइट एनर्जी, अगर हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसे कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है, हम किसी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, उस जो एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम हीट से प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड के अंदर हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। लाइट एनर्जी हो सकता है कि आपकी सनलाइट हो, सनलाइट की हेल्प से भी वो चीज डिकम्पोज हो सकती है। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले हम हीट का देखते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बोला था हीट। अब जो हमने एग्जांपल लिया था ये CaCO3 CaOCO2, इसके अंदर हमने हीट प्रोवाइड कराई थी। अब ये जो ट्राइंगल का साइन है ना, ये ट्राइंगल का साइन ये हीट को डिनोट करता है। अगर आप एरो के ऊपर ट्राइंगल लगा देते हो, ट्राइंगल का साइन बना देते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड कराई है, तब जाके आगे डिकम्पोज हुई है। तो अगर हम हीट का एग्जांपल लें तो हीट का एग्जांपल ले सकते हैं CaCO3, हीट प्रोवाइड कराई। अगर नहीं भी लिखना है तो यहाँ पे लिख दो फिर ब्रैकेट में हीट, और फिर CaO प्लस CO2, ठीक है। क्लियर है, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ, पहले तो हीट, इलेक्ट्रोलिटिक और लाइट एनर्जी। फर्स्ट हीट का एग्जांपल ले लिया, इसमें से
डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा लिख दीजिएगा कि हमने जब चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए अगर हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कहलाती है हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिकल करंट ही एक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी जिससे चीजें आगे टूटेंगी। वाटर, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है उस एनर्जी को यहाँ लिख दीजिए। इलेक्ट्रिकल करंट ये हो जाएगा H2 + O2। मैं पहले कह रही हूँ इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इक्वेशंस बैलेंस करना मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो चेक कीजिएगा ताकि आपको इक्वेशंस बैलेंस करना आ जाए। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अभी इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रही हूँ। एक अगर बैलेंस भी करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशंस बैलेंस करना पहले आप सीख लीजिएगा प्रीवियस क्लास से। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है, अगर हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराई तो वहां H2 और O2 ये दो आयंस बन जाएंगी। थर्ड इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन मैंने आपको क्या बताई, जो एनर्जी प्रोवाइड होगी उस लाइट एनर्जी होगी और वो मिलेगी सन से, सनलाइट प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। AgCl2 gives Ag + Cl2। यहाँ पे आप लिख देंगे सनलाइट। आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं उस एनर्जी को उस एरो पे लिख दीजिए, जो आपने एरो लिखा था जहां आपको चेंज शो होता था, जहां आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते थे, जिस एरो के द्वारा ये शो होता था वहां एरो पे आपको जो भी एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो वो एनर्जी लिख दीजिए। जैसे आपने थर्मल के अंदर आपने हीट प्रोवाइड कराई थी तो वहां हमने हीट लिख दिया, या फिर आप ट्राइंगल का साइन बना सकते हो। ट्राइंगल हीट को डिनोट करता है, ट्राइंगल हीट को डिनोट करता है, ये याद रखिएगा कि ट्राइंगल बना दिया उसका मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ हमने इलेक्ट्रिकल करंट एज एनर्जी प्रोवाइड कराई जिसमें वाटर को H2 + O2 में डिकम्पोज किया। थर्ड इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में हमने सनलाइट प्रोवाइड कराई, हमने AgCl2 से Ag और Cl2 हमें मिल गया। क्लियर है। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें कंबाइन होती हैं, डिकम्पोज में आगे जाके टूट जाती है। दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, लिंक करके पढ़ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कॉम्बिनेशन से नाम समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, डिकम्पोज से फिर क्या होता है, डिकम्पोज से भी नाम से समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा और रिप्लेस होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये सब छोड़ो, एक सिंपल एक तरीका बताती हूँ। जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो सामने कमजोर वाले को हटा देगा और वहां बैठ जाएगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसके पास ताकत ज्यादा है, वो हटा सकता है कमजोर को, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट वो बेचारा सीधा साधा है भैया, वो किसी को नहीं हटा सकता, वो जहां उसे कोई बोलेगा हट जा तो वो हट जाएगा चुपचाप। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि हमारी थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे आप ABC से कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मान लीजिए AB + C। C ताकतवर है, मैं कह रही हूँ A से, C A से ताकतवर है, तो C ने बोला नहीं मुझे तो B के पास जाना है, तू हट, तो क्या होगा, CB, C आ जाएगा A की जगह, C आ जाएगा A की जगह, और यहाँ बेचारा ये चुपचाप अकेला गुमसुम, डिस्प्लेस कर दिया इसने से। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इस सब बारे में पढ़ेंगे जब मेटल की रिएक्टिविटी हम पढ़ेंगे। पर अभी समझने के लिए क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे सिंपल एग्जांपल ये है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ताकत बहुत ज्यादा है उसके पास, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिसके पास ताकत बहुत कम है।
जिसके पास ताकत है वो बोलेगा चल हट भाई, हो गया तेरा काम, अब निकल, मुझे यहाँ बैठना है। जैसे सी ने कहा ए से, सी बैठ गया फिर बी के पास जाके, और ए चुपचाप बेचारा अकेले रह गया, बिकॉज उसके पास ताकत तो है नहीं, वो भिड़ सकता नहीं है, तो वो अकेला हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात है कि मैम ठीक है समझ में आ गया, पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी एलिमेंट में ताकत ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट में ताकत कम है? इस बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद करने के लिए एक चीज बता देती हूँ, ये है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, Li ज्यादा ताकतवर है K से, K ज्यादा ताकतवर है Na से, Na ज्यादा ताकतवर है Ca से, Ca Mg से। इस तरीके सबसे कमजोर कौन हो गया? Au, ऑरम यानी गोल्ड। और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हो गया? Li यानी लिथियम। ये किसी को भी रिप्लेस कर सकता है यहाँ पे, और बेचारा ये किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बहुत कमजोर है। समझ में आ गया? हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे हम मालूम करेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी नहीं है। पर अभी सिर्फ याद कर लो, ये एक सीक्वेंस की, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, ये सीक्वेंस है, इस तरीके से चीजें रिप्लेस होंगी। ठीक है, अब हम लेते हैं जैसे एग्जाम्पल है Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। Fe और Cu कौन ताकतवर है ज्यादा? ऑब्वियसली Fe आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। कॉपर ने कहा मुझे तो SO4 के पास बैठना है। कॉपर ने कहा ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, बैठ जा तू आके। वो बैठ गया आके, यहाँ पे Cu रह गया अलग। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। डिस्प्लेस करना, अब नाम से कैसे याद हो, इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो इस तरीके, वो इसे कैसे लिंक करती है? दोनों कुछ कुछ सिमिलर सी हैं, जैसे कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में, जैसा मैं आपको सिमिलरिटी बताई। सिमिलरिटी के याद करने का तरीका कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर आपको एक याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इवन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चीज एक डिस्प्लेस हो रही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों कैसे सिमिलर है पहले ये बता दूंगी। पहले तो आप ये सीक्वेंस अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे से ये रिएक्शन लिखने में कि कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा है। जो सबसे ऊपर होगा वो डिस्प्लेस कर देगा नीचे वाले को। एलाई सबको डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे आयरन है, आयरन ने यहाँ कॉपर को किया। पहले ये सीक्वेंस लिख लीजिए, ये रिएक्शंस लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। नोट कर लिया, ये सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स के म्यूचुअल आयंस की एक्सचेंज की हेल्प से हमारे नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई रटने वाली रिएक्शन। अब याद कैसे किया जाए? याद कैसे किया जाए इसका एक तरीका बताते हैं। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा था? सी ताकतवर था ए से ज्यादा, इसने ए को हटाया, बी के पास बैठ गया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दो कंपाउंड्स होंगे ए बी प्लस सी डी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है सी ए से ज्यादा ताकतवर है। सी के पास भैया बहुत ताकत है, बहुत हट्टा कट्टा है, वो ए को आराम से हटा सकता है। अब सी बोलता है मुझे डी के पास नहीं बैठना, मुझे तो बी के पास ही बैठना है। ए तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ए क्या कर रहा है भाई? ठीक है तू जो कहेगा मैं मान लूंगा, तेरे पास ज्यादा ताकत है, पीट पाट देगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सी गया अभी बी के पास, मेरे को तो बी के पास ही बैठना है। सी बी अगली, अब क्या था, ए क्या करे? ए तो पिछली बार तो क्या होता है, ए अकेला आराम से घूम रहा था, भाई मैं अकेला हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ वो अकेला नहीं रहेगा। यहाँ वो ए है ना, वो रिएक्शन कर लेगा डी से, तो यहाँ बन जाएगी ए और डी।
ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दोनों चीजें आपस में डिस्प्लेस हो गई, ए डी से जाके रिएक्ट कर लिया और बी सी से जाके रिएक्ट कर, सी बी प्लस ए डी। समझ में आ गया? रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, सेम वही ऑर्डर होगा, वो उसको रिप्लेस कर रहा है। अब सी बी प्लस ए डी। आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अब वो लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। आपको एक्टिविटी याद थी 1.2 के अंदर क्या था? लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, रिप्लेस करके KNO2 प्लस PBI आपस में एक्सचेंज हो गए, ये बन गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई? वहां पे क्या हो रहा था, जो ए था वो आराम से खुले में था, ठीक है भाई हमें किसी से रिएक्शन नहीं करनी, हम अकेले सही है। यहाँ ए खुले में नहीं है, यहाँ ए को डी से रिएक्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज डी भी तो अकेला बैठा हुआ है, वो दोनों बेचारे साथ आके बैठ जाएंगे। वही चीज हुई है। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों आपस में कैसे लिंक है? दोनों सेम है, आपस में से डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एक नए 2 कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं और वहां पे वो ए बेचारा अकेला रह जाता था। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन आपस में कैसे सिमिलर है, डिफरेंस कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट मान लो या डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपस में कैसे लिंक्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं, याद हो जानी चाहिए, साथ के साथ दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अपन को साथ के साथ चीजें याद करते चलो, मैं पढ़ाते चलूँ, आप साथ साथ बोलते जाओ पढ़ते टाइम, ताकि आपको चीजें दिमाग में बैठते जाए, फिर आप उसे याद हो जाएगा साथ के साथ। क्योंकि बिकॉज मैं भी 2 या 3 बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो, आप भी 1-2 बार बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि कोई नया कंपाउंड बना, जैसे मैंने जो रिएक्शन हुई थी एक्वस सॉल्यूशंस थे, मैंने आपको बताया था, जैसे पानी के अंदर ये एक्वस सॉल्यूशंस थे। एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद ही पानी में मिलाया था। अब हो सकता है जो नया आपके कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा हो। पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा, कोई चीज है, सिंपली एकदम चीनी डाली अपने पानी के अंदर, चीनी डालते ही वो डिजोल्व थोड़ी होती है, शुगर डिजोल्व थोड़ी होती है, तो वो नीचे थोड़ी जमा हो जाती है, या नमक है या नहीं हो पा रहा डिजोल्व, वो नीचे जमा हो जाता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट। अब जैसे इसके अंदर क्या हुआ था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था जो नीचे जमा हो गया था। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉलिड जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऐसा सॉलिड फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैं आपको एग्जांपल ऐसा दे रही हूँ जहां आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा कोई भी सॉलिड जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा है हमारा, वो होता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन which produces a precipitate and it is called precipitation reaction, जो मैंने आपको बताई। ये कौन सा, एक insoluble salt फॉर्म करता है, ऑब्वियसली सॉल्युबल तो होगा ही नहीं, सॉल्युबल हो गया तो प्रेसिपिटेट कहाँ से हुआ फिर वो। और प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड जो पानी में फॉर्म होता है, जो मर्ज नहीं होता पानी के अंदर। समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारी बची एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, पर बाकी अभी जो 5 रिएक्शंस पढ़ी हैं वो एकदम दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस रिएक्शन को लेके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वही अपना सिंपल फंडा वापस जाके देखो पहले पूरा सब कुछ, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दो कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, हमें ये हमारी प्रॉब्लम सारी से सॉल्व कर दीजिए। हमेशा हम आपके हर कमेंट को पढ़ रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वहां हम खड़े हैं, आप बता के देखिए एक बार। नेक्स्ट हमारी बची न्यूट्रलाइजेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो, ये वीडियो में सारी जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई है वो आपको एकदम क्लियर हो गई हो, तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और तो बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना सिंखोरी एजुकेशन को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।